यहाँ पर जो है क्लास 10th प्री बोर्ड का एग्ज़ाम साइंस क्वेश्चन पेपर 2021 जो अभी हाल ही में हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने पहले वाला वीडियो बना रखा है सॉल्यूशन का। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट सही है, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन होती है, P = 1/f। तो P क्या हो, डायोप्टर में होता है और F मीटर में होना चाहिए। तो डायोप्टर यानी 1 डायोप्टर = क्या हो जाएगा, 1/1 मीटर, यानी मीटर मतलब 1 मीटर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखा पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज। तो देखो पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होती है, पावर = 1/f। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोल रहा है इन द गिवन डायग्राम द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज शोन करेक्टली। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्वेश्चन जो है प्रिज्म में अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। मान लीजिए इनकमिंग रेज है, अभी ये क्या है, ये मीडियम है एयर और ये है ग्लास। तो ये सरफेस है, तो इसमें परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है, जब ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में अगर लाइट रे पास आउट होती है तो ये नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड होती है ऐसे, राइट। अब एक ग्लास है और ये हो गया एयर, अब क्या है, नॉर्मल हमारा ये हो गया। और डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर भागती है, इट पास्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हो गया। तो हमारा मिलता जुलता जो डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 29 में एक्यूरेट रिफ्रैक्शन ऐसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 इज ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा, व्हेन बीम ऑफ ए व्हाइट लाइट फॉल ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म a spectrum is formed on the screen. In this spectrum which colors bend the most and which the least। तो हमें पता होना चाहिए प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन होता है, ये लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर करती है, तो प्रिज्म का शेप होता है ऐसा है। तो जो है ये जो लाइट रे होती है ये यहाँ पे स्प्लिट अप हो जाती है इनटू 7 कलर्स। उसके बाद ये प्रिज्म से मतलब ग्लास से एयर की तरफ जाती है, तो ये क्या होती है, अपने नॉर्मल से स्प्लिटेड हो जाएंगी, यानी ये जो है अलग अलग इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डेविएट अलग अलग होंगी। क्यों, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो इसलिए वेवलेंथ के हिसाब से ये सबसे कम डेविएट कौन होगा, रेड कलर, और सबसे ज़्यादा डेविएट होगा वायलेट कलर, क्योंकि वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा था विच कलर बेंड द मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कौन सा कलर बेंड होगा, वायलेट, कम वेवलेंथ की वजह से। और सबसे कम जो है बेंड होगा आर, रेड कलर, कम ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड दे रखा है। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है और सनलाइट अगर इस पर पड़ती है तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या है, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इस प्रोसेस का नाम है फोटो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो है 3 प्रकार का होता है,
एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट दी जाती है, और दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन जिसमें लाइट की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड जो है दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, मतलब एक कंपाउंड दो पार्ट्स में, दो या तीन पार्ट्स में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 2AgCl लिखा है, तो ये हो गया सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा X क्या हो जाएगा, X हमारा सनलाइट है, Y हमारा क्लोरीन गैस है। अब है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और उसमें HCl अगर हम ऐड कर दें तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। तो HCl को अगर MgO में मिलाएं तो क्या बनेगा हमारा MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो क्या होता है ये बेस होता है। तो बेस होता है तो सॉल्यूशन का जो है दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। अब बेसिक क्यों होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बनने की वजह से। अब है क्वेश्चन नंबर 33 जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें बोल रहा है कि व्हेन सम अमाउंट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस ऑफ सेम स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी आर मिक्स्ड। देखो अगर बेस और एसिड को मिलकर क्या बनता है, साल्ट बनता है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ अगर सेम हो तो क्या बनेगा, एकदम न्यूट्रल होगा ये। दिस इज एग्जैक्टली न्यूट्रल 7। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और एसिड क्या हो, वीक हो, तो मीडियम क्या बनेगा, बेसिक बनेगा बिल्कुल। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो, वीक हो, तो क्या होना चाहिए सॉल्यूशन को, एसिडिक। यानी साल्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक तो बिल्कुल न्यूट्रल साल्ट होता है, एक एसिडिक साल्ट, एक क्या होता है बेसिक साल्ट। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होना चाहिए आंसर, सी। बेस और एसिड दोनों की स्ट्रेंथ अगर सेम हो तो हमेशा ये बनेगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, बीच में पीएच स्केल में जो बीच में होता है 7। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स विच कैन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड। पहली बात है कोई भी मेटल अगर हम डिजोल्व करते हैं, मेटल डिजोल्व होता है वाटर में, उसको बोलते हैं अल्काली मेटल्स, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, राइट, दीज आर नोन एज अल्काली एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर ए, वो क्वेश्चन नंबर 34 का ए होगा अल्काली, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड वाटर में अगर डिजोल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्काली, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड क्या बनाता है वाटर में जाके, बेस बना देता है, तो इसलिए वो अल्काली हो जाएगा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, यहाँ पर दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। इसमें दे रखा कॉलम फर्स्ट में आयरन, मरकरी, गोल्ड, सोडियम, और हमें मैच करना है इससे क्वेश्चन कॉलम सेकेंड से। तो यहाँ पर मरकरी जो है सही मैचिंग है, बाकी मैचिंग नहीं है। आयरन बोल रहा हाईली मेलिएबल, तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बना देते हैं, जो सीड्स होती हैं उसको हैमर्ड करके जो है सीड्स आसानी से बन जाती है आयरन की। तो हाईली मेलिएबल ये नहीं है, बल्कि हाईली मेलिएबल इससे ज़्यादा तो एल्यूमिनियम है। तो कोई मैचिंग नहीं है। गोल्ड लिखा है स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, ऐसा कुछ नहीं है। सोडियम और पोटेशियम को करा जाता है ये, सोडियम फॉर्म ब्लूइश ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी यानी रूम टेम्परेचर कितना होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उसमें मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। इसीलिए जो है हम जो हमारा टेम्परेचर जो होता है तापमापी जिसको बोलते हैं, उसको नापने के लिए हम मरकरी रखते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 है केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ये क्या होना चाहिए पता, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये CaOCl2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ कंपाउंड्स हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो चैप्टर है उसमें से आप हर केमिकल्स का जो है फार्मूला आपको याद करना है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है कि द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज़ यूज टू टूथपेस्ट रेगुलरली, बिकॉज हमेशा टूथपेस्ट जो है बेसिक इन नेचर होता है,
तो बेसिक इन नेचर टूथपेस्ट करना में क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं उसमें फूड पार्टिकल्स स्टक्ट हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया पड़ जाते हैं उसमें, और जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, और अल्टीमेटली एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज होने की वजह से हमारे टूथ डिके हो जाते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स डेवलप होने लगते हैं और कैविटीज़ डेवलप हो जाती है। तो हमें क्या है, डेली टूथपेस्ट करना चाहिए। तो जो एसिड बनता है उसमें बैक्टीरिया जो एसिड बनाते हैं फूड पार्टिकल्स की वजह से, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है टूथपेस्ट। तो डेली जो है हमें टूथपेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, टूथपेस्ट हमारा बेसिक इन नेचर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 टू 42 में हमें ये दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक दे रखा होगा हमें क्या, एजर्सन, और एक रीजन। तो हमें बताना है एजर्सन वाला जो है पोर्शन, उसमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा नीचे रीजन में। तो पहला वाला, अगर दोनों ए एंड आर सही हैं तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला वाला ये दे रखा। दूसरा वाला ये होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, दिस इज सी, एंड डी है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं हम, ये एजर्सन में बता रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। इसका रीजन है, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर इट सेट्स इनटू हार्ड मास। तो हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 में ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट में ये बता रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है इसका। और जब इसमें वाटर मिलाते हैं 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, CaSO4 2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम, जो क्या है बहुत हार्ड होता है जिप्सम। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं और उसमें वाटर मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए जो है डॉक्टर इसको अप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि डॉक्टर जहाँ पे अप्लाई करता है उसके बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला के जो है अप्लाई करता है, उसके बाद बोन्स अपनी जगह पे प्लेस्ड हो जाती हैं और इसीलिए डॉक्टर ये अप्लाई करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में बोल रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल ऑल्सो ऑलवेज फिजिकल चेंज, ऑल्सो सोस फिजिकल चेंज। वो बात सही है, क्योंकि कैंडल जैसे जैसे बर्न होती है, मेल्ट होती रहती, तो छोटी होती जाती है, तो फिजिकल चेंज तो होता ही है। रीज़न है इसका, इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। वो गलत है, क्योंकि वो तो केमिकल चेंज में होता है, तो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनते। तो क्या होना चाहिए हमारा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो हमारा होगा सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 39 का। अब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बोल रहा है, एजर्सन दे रखा हमें, जाइलम एंड फ्लोएम आर द वस्कुलर टिश्यूज इन द प्लांट। और रीज़न है, जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन द प्लांट। तो पहली बात है, एजर्सन में ये बोल रहा, जाइलम एंड फ्लोएम आर द वस्कुलर टिश्यूज इन द प्लांट। वस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है विच टेक्स पार्ट्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड, मिनरल्स एंड वाटर, उसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। तो वस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, ऐसे टिश्यूज़ हैं। तो ये बात तो सही है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द वस्कुलर टिश्यूज़ इन द प्लांट, लेकिन रीजन में जो बता रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, रॉन्ग है। तो ए हमारा सही है, यानी हमारा जो है कौन सा पार्ट सही होगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, सी वाला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोल रहा है, द सन अपीयर्स वाइट एट नून। और रीजन में बता रहा है, ओनली ए लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड। तो क्वेश्चन वो जो एजर्सन है उसमें बता रहा है, द सन अपीयर्स वाइट एट नून। ये बात सही है कि नून में सन वाइट दिखता है, और वो दिखता क्यों है, उसका रीज़न ये नहीं है। उसका रीज़न है
क्योंकि सारे के सारे जो कलर्स हैं इक्वली जो हैं स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि सन एट द टाइम ऑफ नून इज़ नियरेस्ट टू अस। तो उसकी वजह से जो है जो सारे कलर्स होते हैं वो इक्वली अमाउंट में क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए जो है सन वाइट दिखता है। रीज़न ये ओनली ए लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड, ये बात गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स हमारा ये होगा सी पार्ट कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 41 का। तो क्वेश्चन नंबर 41 का भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में एजर्सन में बोल रहा है व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन नो चेंज ऑब्जर्व्ड। रीजन बोल रहा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में ये एक्सप्लेनेशन जो स्टेटमेंट में उसे बोल रहा है कि जिंक जो है आयरन सल्फेट बनाता है Fe2SO4, मतलब जिंक आयरन सल्फेट में अगर मिक्स कर दें तो ये बोल रहा कि कोई चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज तो होगा क्योंकि जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो बनेगा हमारा ZnSO4 और प्लस में क्या बनेगा, ये फ्री कर देगा Fe। तो ये रिएक्शन होगी। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट नो चेंज ऑब्जर्व, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये दूसरी बात में बोला जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, पहले बोला था व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट नो चेंज ऑब्जर्व। तो ऐसा कुछ नहीं है, ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, बात सही है। तो ये वाला हमारा जो है कौन सा पार्ट सही होगा, हमारा ये पार्ट सही होगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट कि ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो डी वाला होगा सही, यानी ये डी होगा सही, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 43, विच पार्ट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये कौन सा है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, प्लाज्मा में जो अवेलेबल क्या है उसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। तो ये जो है किस में चेंज करता है, नहीं प्लाज्मा में जो चीज़ अवेलेबल होती है वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन क्या आता है, ये जो है कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। जैसे कोई स्टिकी सरफेस दिखता है, मतलब जैसे कि कोई ब्लड वेसल्स है उसमें से ब्लड निकलता है तो स्टिकी हो जाता है। तो फाइब्रिनोजन का नेचर क्या होता है कि वो उसमें फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, स्टिकी सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या है, थ्रेड लाइक थ्रेड्स होते हैं और इन थ्रेड्स के बीच में क्या होता है, प्लेटलेट्स आ जाती हैं और जिससे वजह से घाव हमारा जो है वो ब्लड का रिसना बंद हो जाता है। तो ये आंसर है इसका प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 44 में ये बोला हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। पहले आपको बता दें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का मतलब होता है प्लांट्स में जब फूड बनता है तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में फूड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहा जाता है। इसमें पार्टिसिपेट करता है कौन, फ्लोएम। तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, चाहे रूट्स है या ऊपर जो प्लांट्स की टिप्स है ऊपर और नीचे दोनों जगह जो है फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या, फूड। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यानी फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से होता है, जैसे लीव्स में फूड बनता है तो एक फ्लोएम सेल में जाता है फिर दूसरी फ्लोएम सेल में ऑस्मोसिस के जरिए। तो ऐसे करके प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में फूड पहुंच जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में ये बोल रहा है कि विच इज करेक्ट ऑप्शन अमंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन। तो आयोटा सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, ये बात सही है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये आयोटा है और आयोटा से ही हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर ब्लड होता है पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है
क्या होता है कि लंग्स से पहले ब्लड आता है पल्मोनरी किससे, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। तो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए जो ऊपर होता है हमारा, ये क्या होता है, एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। पहले यहाँ ब्लड पहुँचता है। अब लेफ्ट एट्रियम हमारा क्या होता है, डायलेट होता है, तो यहाँ ब्लड पहुँचता है। उसके बाद एक कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और उसके बाद हमारा ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये डायलेट होता है, फिर इसमें ब्लड पहुंचता है, फिर ये क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, और इसके ज़रिए फिर ये आयोटा के ज़रिए ब्लड पहुंच जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात सही है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, तो ये बात तो गलत है। इसमें तो लंग से जो है पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड आता है जो प्योर होता है। तो हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का ए हमारा सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में ये बोल रहा है, बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड इट फंक्शन करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर हार्ट के दो पार्ट्स दे रखे हैं हमें। पहले में दे रखा आयोटा में ये बोल रहा है सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, तो ये बात तो सही है। आयोटा क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। आयोटा हमारे बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, ब्लड वेसल्स है, और इससे जो है पूरी बॉडी को क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ये बात सही है। दूसरी बात बोल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये बात तो सही है। क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है उससे ब्लड जो है वो, जब लेफ्ट एट्रियम जो है हमारा पल्मोनरी वेन्स है वहाँ उससे ब्लड लेता है, और जब जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो फिर आगे जाके ये ब्लड पहुंच जाता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये हमारा इसमें प्योर ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरा पंप आउट होता है ब्लड हमारे पूरी बॉडी को, ऑक्सीजनेटेड वाला। तो ये बात सही है, सेकंड पार्ट भी सही है, फर्स्ट भी सही है। लेकिन लेफ्ट एट्रियम बोल रहा कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात गलत है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास आउट होता है फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, बाकी थर्ड वाला रॉन्ग है। तो 46 का फर्स्ट वाला सही होगा। अब ये बोला कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखो, जब लाइट पास आउट होती है, ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये डेंस है, और ये क्या है, रेयर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया ग्लास है और ये क्या है, एयर है। तो ग्लास से एयर की तरफ जब लाइट रे जाती होगी तो क्या होता होगा, मान लिया सपोज करो कि ये लाइट रे जा रही है ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अब क्योंकि डेंस से क्या जा रही है, रेयर में, तो ये रेज क्या होगी, ये जो नॉर्मल से क्या है, इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल से क्या है, दूर जाएगी। अब तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा लाइट रे, तो इसलिए हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का होगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 यह हिंदी में ही दे रखा है, इंग्लिश वर्जन है नहीं इसका। ये बोल रहा 10 सेंटीमीटर अगर फोकल पॉइंट है, फोकल डिस्टेंस है किसी कॉन्केव मिरर की, और सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा। तो ये क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में दे नहीं रखा इसका, हम इसको बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 48 में ये बता रहा कि फोकल लेंथ जो है, कॉन्केव मिरर दे रखा कि कॉन्केव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
अगर फोकल लेंथ 10 सेंट में कॉन्केव मिरर है तो क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। और बोला कि कॉन्केव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या होती है, माइनस में। तो हमें देखना है कि वी निकालना है हमें कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो हमारे पास मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v हमें निकालना है v, और प्लस में 1/u क्या है, -20। और f हमें दे रखा है कि इसकी 10 है, तो ये माइनस में होगा, राइट। 1/v को एक तरफ रख लीजिए, -1/10, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1/20। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो गया 1 इक्वल टू 1/v। ये हो गया हमारा -1/20 1/v। v को इधर ले जाइए तो -20 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। मतलब कॉन्केव मिरर अगर ये है, यहाँ पे इसका 10 सेंटीमीटर ये फोकल पॉइंट हो गया, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, और वो भी बनेगी इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस साइन है। तो ये बनेगी इमेज, और इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी इसका डबल। ये क्या है, f है, तो ये क्या होगा, 2f होगा, यानी 2f यानी c क्या है, ये c पर बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 48 का होगा a। अब है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में मैचिंग वाला है। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ दैट ऑफ कॉलम सेकंड। यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज दे रखा है। अब सलाइवरी एमाइलेज कहाँ होता है, ये बोल रहा है सीक्रेटेड इन स्टमक, ये तो हो नहीं सकता। ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये भी नहीं करता। ब्रेक डाउन स्टार्च टू शुगर, ये होगा। यानी सलाइवरी एमाइलेज हमारा क्या है, ये के का क्या होगा, थर्ड। तो के का थर्ड कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखते हैं दोनों में से क्या है, आगे देखते हैं। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये सही है, यानी एल सेकंड सही है। तो एल सेकंड क्या है, यहाँ भी एल सेकंड है। अभी हम इसका देखना पड़ेगा। लाइपेज क्या काम करता है, ब्रेक डाउन फैट्स। लाइपेज क्या होता है, पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन द फैट्स। तो एम का क्या होगा, फोर्थ, एम का फोर्थ। तो एम का फोर्थ यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब हमारा डी वाला पार्ट सही होगा। एन का फिर देख लेते हैं चेक करके, आई, एन का आई, यानी मतलब फर्स्ट। HCl क्या है, सीक्रेटेड इन स्टमक, ये बात सही है। तो हमारा जो है ये डी पार्ट सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यीस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। तो ये बात सही है। एथेनॉल में क्या है कि यीस्ट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो अनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि यीस्ट जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। बाकी एनर्जी रिलीज दोनों केस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, अनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। बस अंतर है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी थोड़ा सा कम रिलीज होती है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट अनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट के केस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब ये है 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला इफ़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे कि कोई सरफेस है, इसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये जो है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये बोल रहा है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये रेज और ये रेज के बीच का एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मान ले ये एक्स है, ये एक्स है, दोनों इक्वल होते हैं। तो 2x = 60, तो x = क्या होगा, 60/2, यानी कितना आ गया, 30। यानी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 का डी पार्ट सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में ये दे रखा है, इसने एक डायग्राम दे रखा है।
और इसमें बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। तो वर्चुअल वन तो होगी क्योंकि सी और एफ पी के बीच में ये क्या है, पोल, पोल और सी, पोल और सी, पोल और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, पोल और एफ के बीच में क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इससे इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल बनती है। मतलब इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसा है, ये यहाँ पर तो ये दे रखा है कि एक रेज अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक रेज तो हमारी क्या होगी, सी से होते हुए जाएगी, और जो सी से होते हुए जाएगी वो टकरा के उसी रास्ते वापस आ जाती है। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, अगर ये एफ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक रेज तो हमारी सी से होते हुए जाती है ऐसे, और सी से होते जाती है उसी से वापस आ जाती है। दूसरा हमारा एक रेज जाती है पोल से होते हुए, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। अब इन दोनों को हम पीछे मिला देंगे ऐसे, तो ये बन गई हमारी क्या, वर्चुअल इमेज। तो ऐसा बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखेंगे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, ये बात तो सही है। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो बात भी सही है। ये दो रही है इंसिडेंट रे और उसी रास्ते ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बात भी सही है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, ये बात गलत है, इन्वर्टेड नहीं बल्कि ये क्या है, इरेक्टेड है। दिस इज़ द कॉन्केव मिरर, ये बात सही है कि ये कॉन्केव मिरर है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ हमारा सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये इंग्लिश वाले में नहीं दे रखे आंसर, लेकिन ये है यहाँ पे, ये वाला सही है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, और यहाँ पर खाली ये बोल रहा है सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में 52 में लिखा हुआ है वही है सेम, कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। अब एफ एंड पी यानी फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखा होगा। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, जैसे पहले वाला है, और सेम वैसे जो दोनों रिफ्लेक्ट भी करेंगे और इंसिडेंट भी करेंगी, तो ये हो गया। तो सेम वही पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आंसर सी है। अब है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में ये बता रहा है कि इन विच डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंसी इज करेक्टेड लेवल्ड। तो ये ऐसा होता है कि जो ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब में लाइट रही है और ये इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो इट विल बेंट, क्योंकि ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये बेंट होगी ऐसे, इट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद अब क्या है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये नॉर्मल हो गया, अब ये क्या हो गया, इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है। दूसरी बात है ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंट। तो हमारा यहाँ पर पहला वाला फिगर सही है 54 का फर्स्ट।